अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे टीम के सभी सदस्य आदि सभी प्रिय मित्रों का, आदरणीय गुरुजनों का हार्दिक अभिवादन करते हुए अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के मूलभूत सिद्धांत के विषय में अब तक हमने प्रस्तुत किए हुए एपिसोड्स को अपने प्रिय पाठकों के समक्ष समर्पित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, प्रस्तुत जो विश्वव्यापी दृश्य दिख रहा है वो कैसा है? धरती हिल गई है। तुर्कस्तान और सीरिया आदि जो मध्य पूर्व के देश है उसमें खूब उलट पलट हो रहा है। भयानक ऐसे भूकंप आ गए हैं और इस भूचाल से जन धन और सामाजिक जो व्यवस्था है वो तहस नहस होने के कगार पर है। ये संकट केवल उन देशों पर ही नहीं है, तो यहाँ भी हमारे भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के दृश्य दिख रहे हैं कि धरती फट गई है, कई जगह उसको क्रैक्स आ गए हैं और धीरे धीरे वो जो पर्वतीय क्षेत्र थे वो धसकते जा रहे हैं। हमारे प्रिय वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ये लद्दाख में आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि जो इस परिदृश्य में लद्दाख को भी इसी प्रकार की जमीन दरकने और पहाड़ियाँ धसकने का सामना न करना पड़े, इसीलिए वे भी चाहते हैं कि कोई न कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिसके परिप्रेक्ष्य में इन सब मुसीबतों से छुटकारा मिले। मनुष्य भौतिक सुख और भौतिक समृद्धि के पीछे इतना दीवाना हो गया है कि वो आंखों वाला अंधा बन गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों से ही ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये हम अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही ये मानव प्रदूषित कर रहा है। ये प्रदूषण इस स्तर पर चल गया है कि कभी कभी वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली में ऑड इवन गाड़ियाँ चलानी पड़ती है और हरियाणा में उसका यानी जो पराली जलाई जाती है उसके वजह से वायु प्रदूषण अत्यंत चरम सीमा पर है। कहीं कहीं ध्वनि प्रदूषण इतना भीषण है, कहीं जल प्रदूषण है और पृथ्वी यानी खेतियों में डाले गए पेस्टिसाइड्स और अनेक प्रकार के फर्टिलाइजर्स की वजह से वो भी प्रदूषित हो चुकी हैं। मनुष्य का ही नहीं तो सभी जीव मात्र का जीवन अन्न है। अन्न से ही इस जीव की आधारशिला रखी जाती है और अन्न से ही जीव जन्म लेते हैं, अन्न से ही पलते हैं और अंत में उनका रूपांतरण भी अन्न के रूप में ही होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। तो अन्न यही यदि उत्पादन कम हुआ या नहीं हुआ तो इस जीव का क्या होगा? और धरती इसी तरह यदि प्रदूषित होती रही और जो क्लाइमेट, जो वातावरण का बदलाव है वो इस प्रकार का है कि बरसात में गर्मी हो रही है, गर्मी में बरसात हो रही है और ठंडी में गर्मी का प्रकोप दिख रहा है और जब चाहे तब बरसात हो जाए, जब चाहे तब यानी गर्मी पड़े। इस प्रकार का अनिश्चित वातावरण यदि बढ़ता चला गया तो ऊष्मा के वजह से यहाँ के प्राणी मात्रा का रहनीमान भी यानी परेशानी में आ जाएगा और
फसलें बराबर नहीं होगी तो हो सकता है कि 130 करोड़ के इस देश में फिर वही अकाल का यानी दृश्य दिखाई पड़े। दूसरा, ये तो हुआ प्राकृतिक लीला में जो व्यत्यय दिख रहे हैं। अब चलें कि सामाजिक ओर, तो सामाजिक दिशा में दिखाई दे रहा है कि कोई जातियों का पक्ष ले रहा है, कोई अपने अपने कुल का गुणगान कर रहा है, तो कोई अपने पंथ और मत के लिए जुझारू हो रहा है। इस प्रकार का एक अराजक सा स्वरूप नजर आ रहा है। कुछ इतने कट्टर हो गए हैं कि वो अपने पंथ और ग्रंथ के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। एक इतने सहिष्णु हो गए हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, वे कितने भी दबाए जाए या पीड़ित किए जाएं, वो आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो कहीं ये परिदृश्य दिख रहा है कि बगैर किसी कारण से अन्य मत पंथ संप्रदायों के विचार और अन्य मत पंथ संप्रदायों के रीति रिवाज परंपरा, उन पर यानी टिकाई की जा रही है, उनको हीन बताया जा रहा है। तो ये खलबली सामाजिक क्षेत्र में दिख रही है। सांस्कृतिक क्षेत्र में जिस मीडिया या सिनेमा, ये जो क्षेत्र थे जो प्रबोधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं, वहाँ अश्लीलता, फुहड़ता और विज्ञापन का यानी एक उभार सा दिख रहा है। और उसमें भी इस ओर ज़्यादा प्रवाह दिख रहा है कि केवल मनोरंजन ही किया जाए, फिर समाज के प्रबोधन से हमें क्या लेना देना है, हमारा काम तो केवल मनोरंजन करना है। और समाज को दिशा देने में सक्षम ऐसे यदि ये क्षेत्र इसी तरह प्रदूषित होते रहे तो हमारे महानायक सिनेमा के कलाकार हो जाते हैं, हमारी महानायिकाएं वो हो जाती हैं जो सिनेमा में अर्धनग्न होकर नृत्य करती है, और हमारे आदर्श वो हो जाते हैं जो केवल पर्दे पर आकर वीरता दिखाते हैं और समाज में वो आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं जो समाज विघातक है। शिक्षण के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की सहभागिता कम होती जा रही है, और जो व्यावसायिक घराने हैं वो इसमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं सामने, और सामान्य जो जनमानस है उसको शिक्षा के लिए लगने वाला खर्च उसके यानी अनुमान से भी अधिक आ रहा है, जिससे शिक्षा महंगी हो रही है। और जैसे जैसे शिक्षा महंगी हो रही है वैसे वैसे सरकार का सहभाग शिक्षा के क्षेत्र में कम होता चला जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र की ओर देखें तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। दिन ब दिन हमारा भारतीय चलन गिरता चला जा रहा है, और यानी घोटाले और बैंक को धोखा देने के और जिसे कहते हैं कि आर्थिक अफरा तफरी की ही दृश्य नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, रुपया डबल कर देना, और जिसे कहते हैं कि जो बचत करने वाली जो कंपनियां हैं वो रुपयों का फ्रॉड कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है, और इन कंपनियों पर जो कार्रवाई हो रही है वो 20-20 साल तक चलती है। न जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिन्होंने अपना रुपया लगाया है, न उनको रुपया वापस मिलता है, न अपराधियों को सज़ा मिलती है, और वो फिर न किसी भी प्रकार से कारागृह से बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ करते हैं, और कालांतर में वो भी बरी हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन अपराधियों को सज़ा हुई वो अपराधी भी कालांतर में बाहर आ गए हैं, और
कोर्ट की केसेस इतने दिनों तक चल रही है कि जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। कोई किसी को क्लीन चिट दे रहा है, कोई किसी को क्लीन चिट दे रहा है। इस सभी परिदृश्य का यदि समन्वय करते हुए कहा जाए तो ये संक्रमण का काल दिख रहा है। ये कुछ न कुछ संक्रमण हो रहा है और वो भी विशाल रूप से संक्रमण हो रहा है। संपूर्ण विश्व में जो एक विध्वंस का परिदृश्य दिख रहा है वो और भी ज़्यादा भयानक होता जा रहा है। यदि हमारा जीवन ही यदि मुसीबत में है तो हमारे ये छोटे मोटे जो मतभेद है या झगड़े हैं इनका क्या महत्व है। और इसी बात को ध्यान में रखकर यदि हमने जागरूक होकर इन सभी प्रश्नों का हल नहीं निकाला तो आज नहीं कल कभी न कभी इतना किसी न किसी क्षेत्र में इतनी भयंकर अराजकता हो जाएगी कि उसमें जन धन और सामाजिक ताने बाने की जिसे कहते हैं कि इतनी विक्षिप्तता और विच्छिन्नता हो जाएगी कि फिर उसे यानी मार्ग पर लाना कठिन हो जाएगा। दूसरा, हमारे कुछ लोग यानी जिसे कहते हैं कि हम जिनके कंधे पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का बोझ है या ये समझिए कि जो बड़ी बड़ी संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं वो भी शब्दों का अर्थ लगाने में जल्दबाजी कर रहे हैं। पंडित, पंडे, विद्वान ये शब्द एक ही अर्थ के नहीं हैं। जो मंदिर में पूजा करते हैं वो उनका काम पंडों का होता है, वो पुरोहित होते हैं। उनका काम केवल यानी देवालयों में या धार्मिक स्थानों में धार्मिक यानी उपचार करना या धार्मिक मार्गदर्शन करना। और विद्वान जो है वो पुस्तकें लिखते हैं, वो समाज को यानी विभिन्न दिशाओं का ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। और पंडित जो होते हैं वो उन्हें कहते हैं जो इस समाज में एक रूपता लाने का प्रयास करते हैं। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय है, ऐसे जो लोग हैं जिनके आगे हम पंडित ये शब्द लगाते हैं वो उनका जीवन पंडितः समदर्शिनः, ये जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है उस दृष्टि से इस विश्व के हर प्राणी मात्र की ओर जो समदृष्टि से देखते हैं उन्हें ही पंडित कहना चाहिए या कहा जाता है। लेकिन ये वक्तव्य एक सम्मानित सामाजिक संस्था के प्रमुख ने दिया है कि पंडितों ने ही जाति भेद को यानी बढ़ाया, जाति भेद का निर्माण ये पंडितों ने किया। और कहते कहते उन्होंने जाति के साथ वर्ण शब्द को भी लगा लिया है। तो अध्यात्म विज्ञान के जो हम अभ्यासक हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि जातियां व्यवसाय के द्वारा निर्मित हुई है और जो मत पंथ संप्रदाय है वो अपने अपने दृष्टि को यानी समर्थन लेकर या अपने अपने दृष्टि में स्थिर होकर अपने अपने मतों का प्रचार प्रसार करने के लिए निर्माण हुई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, इसका तात्पर्य क्या है ये गीता का पूर्ण अभ्यास किए बगैर हमारे ध्यान में नहीं आता। तो जातियां, पंथ, मत, संप्रदाय ये मानव निर्मित है और वर्ण जो है वो प्राकृतिक है, ईश्वर निर्मित है। वर्ण अपने कर्तव्य को कहा जाता है और अपने कर्तव्य के द्वारा ही सेवा होती है। विश्वरूप परमात्मा के इन चारों खानियों में फैले हुए जीव मात्र इन चार ही वर्णों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कोई उपाधियां नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि जो शूद्र कुल में जन्म लिया है वो ज्ञान विज्ञान का काम न कर सकता हो, या क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है वो अन्य कार्य न कर सकता हो।
कर सकता है, लेकिन सफलतापूर्वक और व्यवस्थित रीति से नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए योग्यता कौशल्य होता है, वो कौशल्य उसमें नहीं होता। और ये जो वर्ण है, ये वर्ण इसलिए निर्माण नहीं हुए हैं कि आपस में संघर्ष करे। यदि पेट पाँव से संघर्ष करे या पाँव कान से संघर्ष करे, इस प्रकार अगर अराजकता होती है तो उस समाज की कितनी भीषण दशा होगी, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। पंडित तो रावण भी था, लेकिन उसका कार्य कैसा था? वो पंडित था, लेकिन वो शब्द पंडित था। पंडित भी कितने ही प्रकार के होते हैं, और यदि हमने इस पंडित इस शब्द को लेकर यदि वो जाति भेद बढ़ाने और समाज में वितुष्ट और समाज में वैमनस्य फैलाने वालों को ही कहे, तो इसमें उस शब्द का क्या दोष है? और पंडित किसे कहना चाहिए? पंडित कोई उपाधि है या किसी इंस्टीट्यूशन में मिलती है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो पंडित उसे कहते हैं पंडिता समदर्शिना। और जाति और वर्ण ये अलग अलग विभाग है। इसको समझने के लिए हमें तटस्थ और अपने अपने मतों से बाहर आकर सोचने की आवश्यकता है। सभी शब्दों के एक ही अर्थ नहीं होते और एक ही अर्थ के सब शब्द नहीं होते। इसीलिए जिम्मेदार संस्थाओं के प्रमुखों ने अपने शब्दों को कितने तौलकर और ज्ञान को ध्यान में रखकर इस्तेमाल करना चाहिए, इसका भी बोध इस विवाद से हमारे ध्यान में आ सकता है। फिर कोई किसी के धर्म ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा है, वैसा क्यों लिखा है, वैसा क्यों लिखा है, इस प्रकार का विवाद निर्माण करते हैं। लेकिन इसी प्रकार का विवाद यदि उन पंथों और मतों के लिए शुरुआत हुआ तो किसी का गला काट दिया, तो कोई जीवन भर के लिए नज़र कैद हो गया, तो कोई जीवन भर के लिए सामाजिक ताने बाने से दूर हो गया, किसी को जान का डर, तो किसी नहीं। कहने का आशय, एक और हम बगैर किसी कारण से दूसरे पंथ और मत पर आक्रमण करें और दूसरी ओर यदि दूसरा पलटकर जवाब दे तो उसका सरकलम कर दिया जाए। इस प्रकार की विक्षिप्तता से उबरना ही आज की बहुत बड़ी समस्या है। आज का बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि टारगेट यही है कि किस तरह सामंजस्य रखा जाए और विशाल दृष्टि रखकर इस यानी विश्व की जो मानव या समाज रचना है उसको आधारभूत बनाना चाहिए। आशा है इस आत्मनिवेदन का हम सब विचार करेंगे और इस समाज जीवन को और अधिक उन्नत सहजीवन के लिए उपयुक्त ऐसा स्वरूप देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।